हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सी निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर। और आज अपने डिस्कस करने वाले सीए इंटर के लिए मॉक टेस्ट पेपर जो अप्रैल 2021 में इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस विच कंप्राइजेस 40 मार्क्स ऑफ देयर सिलेबस। ऐसा नहीं है कि सीए इंटर के लिए मॉक टेस्ट पेपर का मैं डिस्कशन कर रहा हूं तो सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स नहीं दे सकते हैं। सीएमए इंटर के लिए भी वही सिलेबस है, सीएमए इंटर के लिए भी सेम टॉपिक्स है, तो प्लीज आप लोग भी ये वीडियो को पूरा वॉच करेगा। आपको पता चलेगा कि रीसेंट टर्म में एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने सेट किया है। तो आपका भी जब मॉक टेस्ट पेपर आएगा तो आपके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी सीए इंटर स्टूडेंट्स का मॉक टेस्ट पेपर आया तो उनके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूं, तो फटाफट इसको अच्छे से देखिएगा। ऑलरेडी मैंने मार्च 2021 टर्म में जो रिलीज हुआ था, मार्च 21 टर्म में, वो भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। प्लीज जांच के देख लीजिएगा, हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। फटाफट मैं अभी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सीए इंटर का इनडायरेक्ट टैक्स का अप्रैल 2021 टर्म का डिस्कशन कर रहा हूं, एंड इसके बाद मैं इनकम टैक्स का भी वीडियो अलग से बनाने वाला हूं। फटाफट आइए, जिससे आप सबको पता है 40 मार्क्स का है तो 30% वेटेज है आपका एमसीक्यू असेसमेंट में, तो 12 मार्क्स इज फ्रॉम एमसीक्यू एंड बाकी जो 28 मार्क्स है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले आते हैं अपने 5 क्वेश्चन अपने को मिलेगा 5 इंटू 2 10 मार्क्स, और 2 नंबर का एक एमसीक्यू अलग से रहेगा 12 मार्क्स, तो टोटल 12 2 मार्क्स, दैट टोटल 12 मार्क्स हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस अंजलि इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मिस अंजलि मिस अंजलि इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अंजलि सर्विसेज सप्लाई कर रही है। अंजलि सर्विसेज सप्लाई कर रही है। शी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर अंडर सेक्शन 10(2)(a) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। वो 10(2)(a) में कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करती है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इसलिए द टर्नओवर फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून वाज 12 लाख रुपीस। जून क्वार्टर का जो टर्नओवर है वो है 12 लाख रुपीस। ड्यूरिंग जुलाई उसका टर्नओवर क्रॉस कर चुका है 50 lakhs, एंड दैट इज वाई शी ऑप्टेड आउट ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम। और वो गुड्स का ट्रेडिंग भी जुलाई से स्टार्ट कर दी। वो गुड्स का ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी, इसलिए वो दैट इज वाई शी हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम, और 50 lakhs का टर्नओवर भी क्रॉस कर गया, तो अब वो गुड्स का ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी, वो ऑप्ट आउट कर चुकी। फिर बोलता है शी सप्लाइड एन ऑर्डर टू ब्रेथवेल एलएलपी ऑन एक्स फैक्ट्री बेसिस, जिसका डिटेल्स आपको दिया है, वैल्यू दिया है, बेसिक प्राइस है 53,000, फ्रेट जो लगा है 12,000, पैकिंग चार्जेस 5,000, और डिस्काउंट जो मिला ऑन रिसीविंग पेमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द इनवॉइस। ये जो डिस्काउंट है ये इनवॉइस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आपने दिया है क्योंकि आपने पेमेंट टाइमली रिसीव कर लिया, तो 2,000 का डिस्काउंट भी आपने दे दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर सप्लाईज प्रोवाइडेड टू ब्रेथवेल लिमिट एलएलपी, उन्होंने हाफ ऑफ द अमाउंट तो एज एडवांस 22 जुलाई रिसीव कर ली। गुड्स वर डिस्पैच फ्रॉम अर फैक्ट्री ऑन 25 जुलाई एंड डिलीवर्ड ऑन 28 जुलाई। मतलब एडवांस है क्या चीज के लिए, याद रखना, गुड्स के लिए। ये गुड्स के लिए एडवांस है, सर्विसेज के लिए नहीं है, क्योंकि गुड्स के लिए भी वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुकी थी। और यह लिखा है कि गुड्स डिस्पैच हुआ 25 को, डिलीवर हुआ 28 को। इसने इनवॉइस रेज किया 30 को, एंड बैलेंस पेमेंट उसी दिन रिसीव हो गया सर। मिस अंजलि को 25 इनवॉइसेस मिला फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 1,50,000 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अंजलि को 25 इनवॉइसेस मिला अलग अलग सप्लायर से, जिसमें जीएसटी अमाउंट था 1,50,000 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। वाइल फाइलिंग जीएसटी आर 3B फॉर द सेड मंथ इन ऑन 20th अगस्त, जुलाई का रिटर्न वो 20th अगस्त में फाइल की। शी फाउंड दैट ओनली 20 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ रुपीज 1 लाख वर अपलोडेड बाय द सप्लायर। उनको लगा कि उनको मिला कि खाली 20 इनवॉइस ऐसे हैं जिसका जीएसटी इंपैक्ट 1 लाख रुपीज का है, वही सप्लायर ने अपलोड किया है सर। नेक्स्ट, मिस अंजलि, देखिए अलग अलग टॉपिक से सवाल पूछा है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कॉम्पोजिशन स्कीम है, फिर आप ध्यान दीजिए वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ठीक है, फिर आप ध्यान दीजिए डेट्स है तो पक्का टाइम ऑफ सप्लाई होगा, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए आपको बोला है इनवॉइस रिसीव हुआ है, इतना का जीएसटी है, तो पक्का पक्का आईटीसी होने वाला है। और नेक्स्ट, अंजलि ने सप्लाई किया फॉलोइंग पर्संस को, पवन एक अनरजिस्टर्ड है, उमेश एक रजिस्टर्ड है, रेंज ट्रस्ट एक अनरजिस्टर्ड है, और वैल्यू सप्लाई दे दिया है। नॉन ऑफ द पर्संस रिक्वायर्स द टैक्स इनवॉइस, तो पक्का पक्का टैक्स इनवॉइस का टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में 5-5 चैप्टर का एक साथ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है, और ऐसा ही आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है सर। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल। ऑल द सप्लाई रेफर्ड अबव इज इंट्रा स्टेट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। कंडीशंस एप्लीकेबल आर फुलफिल्ड। आपको अप्रोप्रिएट आंसर देना है फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1.1 टू 1.5। 5 क्वेश्चन है चलिए। पहला जवाब, पहला सवाल, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून। जून क्वार्टर का आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना। तो सर जून क्वार्टर में तो हमें पता है कि ये कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, और कॉम्पोजिशन स्कीम में ये सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, और कॉम्पोजिशन स्कीम में 10(2)(a) का रेट है अलग अलग, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। तो 12 लाख का जो क्वार्टर है, 12 लाख का जो क्वार्टर है 3%, यानी कितना हो गया सर 36,000। तो 36,000 सीजीएसटी, 36,000 एसजीएसटी, करेक्ट आंसर इज 1.1D, 36,000 ईच। नेक्स्ट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय मेसर्स अंजलि टू ब्रेथवॉल एलएलपी। क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे जो
जो अंजलि को सप्लाई किया गया, जो अंजलि ने ब्रेथ वॉथ एलएलपी को सप्लाई किया, तो क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे? चलिए, बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 53,000, तो 53,000 अपने ऐड करेंगे, प्लस जो चार्ज आपने फ्रेट का किया है वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस 12,000। अब समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा 12,000। नेक्स्ट फिर पैकिंग चार्जेस जो आपने यू नो चार्ज किया ब्रेथ वॉल एलएलपी को, उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा 5,000। ठीक है, नेक्स्ट जो डिस्काउंट आपने दिया है ऑन रिसीविंग द पेमेंट, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, इनवॉइस में रिकॉर्डेड नहीं है, बट ये डिस्काउंट हम मान के चल रहे हैं, ये डिस्काउंट हम मान के चल रहे हैं कि ये पक्का पक्का पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है भी, तो कंडीशंस हैज बीन फुलफिल्ड, ये मान के चल रहे हैं अपने। तो 2000 जो है वो आप माइनस कर दोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना? 68,000। आपको आंसर मिल जाएगा कितना? 68,000। 68,000 विल बी योर आंसर। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? सी, 68,000। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? सी, 68,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 68,000 जो अंजलि ने ब्रेथ वॉल एलएलपी को सप्लाई किया सर। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर सप्लाईज प्रोवाइडेड टू ब्रेथ शी रिसीव्ड हाफ एन अमाउंट एज एडवांस ऑन 22 जुलाई। गुड्स डिस्पैच हो गया 25 को, एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता, इनवॉइस बेसिस पे जीएसटी लगता है, और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस वाज डेट ऑन रिमूवल, तो डेट ऑफ रिमूवल इज 25 जुलाई, तो 25 जुलाई वाज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखिए यहाँ पर पूछा है, मैं खाली एक तो अनुमान लगाया बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, तो 25 जुलाई आपसे पूछ रहे, देखो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 25 जुलाई, आंसर विल बी बी, 25 जुलाई। फिर आपसे देखो यहाँ पूछा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिसेस अंजलि फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो आईटीसी कितना अंजलि क्लेम कर सकते हैं, वो एक पैराग्राफ में यहाँ लिखा हुआ था कि अंजलि ने 25 इनवॉइसेस रिसीव किया वेरियस सप्लायर से, जिसका क्रेडिट अमाउंट था 1,50,000, बट अपलोड कितना हुआ सर? खाली 20 अपलोड हुआ 1 लाख रुपीज़ का। तो जीएसटीआर 2A में 1 लाख अपलोड हुआ है, तो अपने को पता है एज पर रूल 1110%। ठीक है, ये अपने डिस्कस कर रहे हैं, ये अपने डिस्कस कर रहे हैं जो बच्चे अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर टर्म में एग्जाम देंगे, ठीक है, उनके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो दिसंबर 21 वाले बच्चे अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो सर आपके लिए 105 हो चुका है। ठीक है, आपके लिए 110% नहीं है, आपके लिए 105 हो चुका है ये, बस आपके लिए अपडेट दे रहा हूँ। बट नॉर्मली सब जो अभी कमिंग टर्म एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए 1 लाख का 110%, यानी 1,10,000, 1,10,000 का क्रेडिट ले सकता है, 10% और ले सकता है। आपको याद होगा रूल नंबर 36 सब रूल 4, तो 1,10,000 का क्रेडिट हम ले सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,10,000, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,10,000। ठीक है ना, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या पूछा है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अंजलि नीड नॉट इशू इनवॉइस टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस। ये आपको इनवॉइस का लास्ट पार्ट था, अपने पढ़े थे सर। जहाँ रजिस्टर्ड है उसको तो देना ही पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड अगर 200 और मोर है उसको भी देना पड़ेगा, बट अनरजिस्टर्ड अगर लेस देन 200 है तो उसको नहीं दे तो भी चलेगा। तो पवन एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वहाँ पे टैक्स इनवर्स इंडिविजुअल पार्टी वाइज इशू नहीं करना है सर, 150 रुपीज़ है इसलिए। तो अंजलि नीड नॉट इशू इनवॉइस टू मिस पवन, Mr. Pavan, because value of supply is less than 200 and supplied is done to a unregistered person. So this is the correct answer. Last question of MCQ part. Exempt supply includes supply of goods and services which attracts null rate of tax. Yes. Non-taxable supply. Yes. Supply of goods or services which are wholly exempt from tax under section 11. Yes. तो सही जवाब है सर, सारी चीज exempt supply में है। बिल्कुल easy question था, 1, 2 and 3। तो 2 का आंसर is D is the correct answer। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर आप देखो 28 नंबर का पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से 8 मार्क्स कंपलसरी रहेगा आपको, और वहाँ पे आप कंपलसरी जो क्वेश्चन है वो जनरली टैक्स लायबिलिटी से ही पूछते हैं, और इसमें भी वैसे ही पूछा है गाइस। ठीक है, तो देखो नंबर्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी अपने कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को सबसे पहले क्या निकालना है? आउटपुट लायबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो आउटपुट लायबिलिटी के लिए आई, सी और एस, ठीक है, ये अपने को चाहिए। तो इंटरस्टेट सप्लाई में 8 लैक्स है, तो 8 लैक्स के ऊपर आपको 18% जीएसटी चार्ज करना है, विच इज कमिंग टू 1,44,000। 8 लैक्स के ऊपर आपको 18% जीएसटी चार्ज करना है, विच इज कमिंग टू 1,44,000। फिर 10 लैक्स के ऊपर आपको 9% जीएसटी चार्ज करना है, विच इज कमिंग टू 90,000 एंड 90,000। तो सीजीएसटी एसजीएसटी इज 90,000 एंड आईजीएसटी इज 1,44,000। ये आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। फिर आपसे पूछा है देखो क्रेडिट, तो यहाँ पे एक बार आईसीएस का अपने क्रेडिट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिट का सर? सेम है वैसे ही, 57,000 सीजीएसटी का है, ठीक है, एसजीएसटी का है 60,000, ठीक है, और आईजीएसटी का है 1,40,000। ये आपका ओपनिंग क्रेडिट है, ये आपका ओपनिंग क्रेडिट है। फिर आपको बोला करंट मंथ में आपने जो परचेज किया है उसका क्रेडिट कितना है? इंट्रा स्टेट परचेज है तो C+S, और इंटर स्टेट परचेज है तो आईजीएसटी। तो 3 लाख के ऊपर अपने 9% टैक्स लगा रहे हैं, तो सर 27,000 एंड 27,000 ये अपना C और S का क्रेडिट आ गया।
इंटरस्टेट परचेस 2,50,000 है, तो 2,50,000 पे 18% अपने लगा दिए, विच इज कमिंग टू 45,000। तो टोटल टैक्स कितना आ गया? इट इज कमिंग टू 1,85,000। ठीक है सर, मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में भी फास्ट करना पड़ता है। CGST है 84,000 और SGST है 87,000। SGST है 87,000। दिस इज हाउ आपको आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी पता चल गया। तो IGST का इनपुट टैक्स रेट कितना है सर? 1,85,000। तो सबसे पहले अपने आई को नॉक ऑफ करते हैं। तो आई को अपने 1,44,000 यूज कर लिए, आई को अपने 1,44,000 यूज कर लिए, तो 1,85,000 में आपने 1,44,000 यूज कर लिया, तो आपका बचता है 41,000। तो 41,000 जो एक्सेस क्रेडिट बचा हुआ है IGST का, दैट यू हैव टू यूटिलाइज विद C और S इन एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन। अब आपको ये समझना है कि किस प्रपोर्शन में हम करें, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जिस्टिंग क्रेडिट्स को देखना। अब देखो जैसे SGST का, अब देखो SGST में कितने क्रेडिट्स बचे हुए आपके? 87,000। SGST में आपका 87,000 बचा हुआ है। तो सर मुझे बताइए, अगर आप SGST को 87,000 बचा हुआ है, अगर आप SGST का पेबल नहीं चाहते तो आपको 3,000 और चाहिए। तो IGST को आप क्या करोगे? SGST के अगेंस्ट में 3,000 यूटिलाइज कर लोगे। अब मैं ये आप सी के साथ भी कर सकते थे, आप ऐसा भी कर सकते थे कि CGST 90,000 है, CGST हमारा 84,000 है, तो 6,000 का गैप है, तो आई को सी के साथ भी 6,000 आप यूटिलाइज करके बैलेंस एस के साथ भी कर सकते थे। आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं एस के साथ कर रहा हूं, एनी बोथ वेज आपका आंसर सेम आएगा। 87,000 जो है सर, मेरा 87,000 पूरा नॉक ऑफ हो जाए तो 3,000 तब भी बचेगा, तो हम आई के अगेंस्ट में 3,000 यूटिलाइज कर लिया एस के साथ, इनपुट आई यूटिलाइज्ड 3,000 टू पे SGST। अब बैलेंस कितना बचा? 3,000 माइनस कर दिया पे, तो बैलेंस 38 बचा, वो पूरे के पूरे हमने सी के साथ यूटिलाइज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका आई का बैलेंस नॉक ऑफ हो गया, नाउ यू हैव टू टच सी। तो देखो सी जब आप टच करोगे तो सी पूरा तो डेफिनेटली आप यूटिलाइज नहीं करना चाहोगे, क्यों? क्योंकि उतना है ही नहीं सर। तो आपका 90,000 जो है माइनस 38,000 जो है, दैट विल बी 52। तो 52 आप आराम से सी के साथ यूटिलाइज कर लोगे, 52 आप आराम से सी, बिकॉज 84 में आप सी के साथ, मतलब आपके पास तब भी एक्सेस क्रेडिट बचेगा 32,000 का, आपके पास सी का एक्सेस क्रेडिट बचेगा 32 का, क्योंकि 52 आपने यूटिलाइज कर लिया। वैसे ही SGST में टोटल कितना क्रेडिट आपके पास है? 87,000। तो पूरा का पूरा क्रेडिट 87,000 आप इसके अगेंस्ट में यूज कर लोगे, और बैलेंस जो टैक्स बचेगा, देखिए आई में 0 बचेगा, सी में भी 0 बचेगा और एस में भी 0 बचेगा। आपका टैक्स लायबिलिटी तीनों का 0 आया, और क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड आपका केवल सी में आया क्योंकि सी के पास एक्सेस क्रेडिट है। वही अगर आप थोड़ा सा भी प्लानिंग गड़बड़ करते ना, मान लो एस के अगेंस्ट में आप 3,000 यूज नहीं करके आप 87 करते, तो आपका 3,000 पेबल आ जाता, या सी के अगेंस्ट में आप प्रॉपर्ली नहीं करते तो कहीं ना कहीं पेबल आ जाता। तो यू हैव टू यूटिलाइज योर क्रेडिट्स इन सच अ मैनर दैट यू विल नॉट गेट पेबल। तो तभी पॉसिबल है जब आप एग्जिस्टिंग क्रेडिट्स को ठीक से स्टडी करोगे, उसके बाद ही पॉसिबल है सर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर कि कोई भी टैक्स लायबिलिटी है नहीं, बट CGST का एक्सेस क्रेडिट 32,000 आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kavya Limited, a registered supplier, has supplied machinery to Aisha Limited, a supplier जो कि same state में registered है. It provides the following particulars regarding the same. Price of the machinery जो exclusive of taxes and discount है 5,50,000, ये आप value supply में include कर लेंगे 5.5 as per 15(1). एकदम clear है सर। इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते दिमाग लगा लेना कि ये value of supply पूछ रहा है, value of supply पूछ रहा है। नेक्स्ट, पार्ट फिटेड इन द मशीनरी एट द प्रीमाइसेस ऑफ आयशा लिमिटेड, मतलब रेसिपिएंट जो है उसके प्रीमाइसेस में कुछ पार्ट्स फिटिंग हुई और इसका अमाउंट आयशा ने पे किया डायरेक्टली टू द सप्लायर, लेकिन इट वॉज काव्याज लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी सप्लायर का था जो कि काव्य है, बट अल्टीमेटली आयशा लिमिटेड ने पे किया जो कि रेसिपिएंट है। लेकिन ये अमाउंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। ये आपको पढ़ाया गया था, थर्ड पार्टी पेमेंट्स इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस यू हैव टू इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये आपका 20,000 ऐड करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 15(2)B के हिसाब से। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा 15(2)C के हिसाब से, वेरी वेरी सिंपल। डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2% ऑन द प्राइस ऑफ द मशीनरी, जो इस पर मेंशन्ड है, जो कि आपने इनवॉइस में भी रिकॉर्ड किया है। तो 5,50,000 पे आपने 2% डिस्काउंट दिया, जो आपका 11,000 आया, और आपने 11,000 को माइनस कर दिया 15(3)A के हिसाब से, ये डिस्काउंट भी आपने माइनस कर दिया।
फिर नेक्स्ट आपसे पूछा है काव्या लिमिटेड प्रोवाइड्स एडिशनल डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 1% एट द ईयर एंड बेस्ड ऑन द एडिशनल परचेज ऑफ अदर मशीनरी। वेरी इंपॉर्टेंट, काव्या ने एडिशनल 1% डिस्काउंट ईयर एंड पे दिया, मतलब इट्स अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। लेकिन ये कैसे बेस्ड है, क्योंकि अदर मशीनरी और परचेज किया आयशा लिमिटेड ने, इसलिए काव्या ने एडिशनल डिस्काउंट दिया, जिसका एडजस्टमेंट ईयर एंड पे हुआ, वो भी विदाउट एनी चेंज इन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस। मतलब इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, एक ईयर एंड लमसम डिस्काउंट एक बार में दे दिया। तो सर ये आप वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिड्यूस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इट वाज नॉट एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, एग्रीड नहीं हुआ, ये बाद में मशीनरी परचेज हुआ तो फिर आपने पहले 1% एक ओवरऑल डिस्काउंट दिया, तो इट वाज नॉट प्री एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ सप्लाई, दिस वाज नॉट agreed upon between the supplier and recipient, hence it cannot be reduced। ये रिड्यूस किया नहीं जा सकता। तो फाइनली आप आंसर देख लो, 5,50,000 आपका वैल्यू सप्लाई है, प्लस 20,000 प्लस 25,000 और माइनस 11,000, ये आपने डिस्काउंट देके माइनस किया, ये आपने डिस्काउंट देके माइनस किया, तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 5,84,000। ये आपने डिस्काउंट देके माइनस किया तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 5,84,000। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। नेक्स्ट, काशी एंटरप्राइजेस एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है जो सर्विस प्रोवाइड करता है टू ब्रिस्क एंड फ्रिस्क लिमिटेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एग्जीबिशन इन न्यू दिल्ली। एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है काशी एंटरप्राइजेस, ब्रिस्क एंड फ्रिस्क कंपनी है, उसको सर्विस दे रहा है बिजनेस एग्जीबिशन सर्विस ऑर्गेनाइज करके इन न्यू दिल्ली एज पर part of Make in India initiative. Kashi Enterprise claims that it is not required to pay GST as the services provided by way of organizing business exhibition are exempt from GST. Oh my god, ये काशी को किसने बोल दिया कि ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजिंग सर्विस दे रहा है वो एग्जेम्प्ट है? आपको बताना इसका टेक्निकल वेरासिटी क्या है इस क्लेम का। तो सर काशी इस क्लेम इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे आपको याद होगा एग्जामिशन में हमने पढ़ा था, एग्जामिशन नोटिफिकेशन याद है 12/2017 सीटी रेट डेटेड 28 जून 2017 एज अमेंडेड। तो ये नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर एक इवेंट ऑर्गेनाइजर सर्विसेज है जो अपना बिजनेस एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजिंग सर्विस दे रहा है इन इंडिया, ठीक है, so that is fully taxable. Exemption is only where business exhibition is done outside India, and if organizing service is in relation to that event which is organized outside India, then GST will be exempted. But in this case, the event place is in New Delhi, so GST cannot be exempted. GST will be fully taxable, and hence the claim of the Kashi Enterprises that the GST is exempt is totally incorrect in law. ये आपका आंसर होगा। एग्जामिन वेदर सप्लायर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, आपका रजिस्ट्रेशन से भी पूछा है 6 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है। आदि ऑफ असम का है, एक्सक्लूसिवली इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल सर्विसेज का। आदि असम का सर्विस दे रहा है सर, एग्रीगेट टर्नओवर 25 lakhs था, तो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है सर under section 22(1) because for Assam in case of services the limit is 20 lakhs and in this case it is exceeding 20 lakhs, so Adi will be liable to be registered in Assam as per 22(1) because the aggregate turnover exceeds the threshold limit because services में sir goods के लिए नहीं है। R3 of Assam is engaged in intrastate supply of both taxable goods and services। again R3 जो असम का है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, लेकिन दोनों चीज का कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का कर रहा है सर। 20 lakhs का ही लिमिट है एंड 30 lakhs है, तो इट इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22(1) सेम बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर 40 lakhs का एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, इसलिए 40 lakhs की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, 20 lakhs की लिमिट एप्लीकेबल होगी। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या बोलते हैं, यस इट इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। Next, SBS Limited has availed input tax credit of rupees 54,000 IGST during February on a particular purchase। SBSS ने क्या किया, एक परचेज के ऊपर 54,000 का IGST का क्रेडिट अवेल कर लिया। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिखाता है फॉर द अबव परचेज इंडिकेट दैट द IGST which was paid to the supplier is rupees 45,000। oh my god, IGST जो एक्चुअल इनवॉइस में शो कर रहा था वो था 45,000 बट इसने क्रेडिट ले लिया 54,000। अब हुआ क्या सर, GSTR1 जो सप्लायर ने अपलोड किया उस अबव सप्लाई का वो भी 45,000 ही दिखा रहा था, जो इनवॉइस में दिखा रहा है वो ही दिखा रहा है, बट सर ये किया क्या सर, फिर ये 54,000 का क्रेडिट क्लेम कर लिया। लेट मी चेक, आपसे पूछा क्या, एग्जामिन एज पर GST प्रोविजंस व्हाट वैल्यू शैल बी अपडेटेड इन द लेजर्स मेंटेन्ड ऑन द बिहाफ ऑफ SBS ऑन द कॉमन पोर्टल। बेसिकली पूछा है कि ई क्रेडिट लेजर में कितना अमाउंट शो किया जाएगा, ई क्रेडिट लेजर में कितना अमाउंट शो किया जाएगा। तो सर इसका करेक्ट आंसर है कि ई क्रेडिट लेजर में तो 54,000 ही शो किया जाएगा बिकॉज एज पर सेक्शन 59 द सेल्फ
ITC which is claimed in the self-assessed form in the return will be duly credited in the ledger on the कॉमन पोर्टल. जो आप क्लेम करोगे वो आपको मिल जाएगा. तो क्रेडिट लेजर में तो 54,000 ही जाएगा, बट ऑल्दो इट इज लायबल और इट इज एलिजिबल टू क्लेम ओनली 45,000. तो होगा क्या सर, नेक्स्ट मंथ इसको रिवर्स करना पड़ेगा. नेक्स्ट मंथ जो 54 माइनस 45 है, एक्सेस 9,000 इसने क्लेम किया, उसे रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 24% पर एनम फॉर द नंबर ऑफ डेज जो इसने किया है. उसको एक्सेस क्रेडिट क्लेम करने के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 50. ठीक है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वैल्यू जो लेजर्स में अपडेट होगा वो 54,000 ही होगा. जो क्लेम किया है इन द रिटर्न दैट विल ओनली बी शोन इन द लेजर, दैट विल बी क्रिएटेड इन द ई क्रेडिट लेजर. ऑल्दो लायबिलिटी एलिजिबल अमाउंट इज 45,000. तो आपसे यही पूछा है. जीएसटी इज अ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. ओ माय गॉड, 4 साल हो गया जीएसटी आए. ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा कि सिंप्लीफाइड कैसे है सर. बहुत तरीके से कि इट इज कॉमन टैक्स लॉज. कॉमन लॉज इज applicable across all the states. तो नेशन वाइड टैक्स एक ही है. there is no multiplicity of taxes at different point of time. It is in order for ease of doing business, only one tax is levied at every single point of time. ठीक है, multiple taxes are not levied. It has subsumed many indirect taxes which used to be levied previously prior to GST, but GST has simplified the tax structure by imposing GST at one single point. Next, exemptions list has been curtailed down. Exemption list has been curtailed down to, and rates of tax has been fixed to a larger extent, and exemption list has been curtailed down. तो again taxes can be levied at a very easy and मतलब अच्छे easy and proper manner में taxes collect किया जा सकता है by the government. And returns and compliances, everything has been done online. So that is why it's a simplified tax structure. Tax credits can be easily claimed of the previous stage जो कि आपने पे किया है अपने सप्लायर्स को, तो उसका क्रेडिट आप इजीली क्लेम कर सकते हो. तो इस तरीके से आपको बहुत सारे तरह से रेट्स ऑफ टैक्स इज यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, अनलाइक द लॉज विच यूज टू बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ वैट. तो टैक्स रेट्स इज कॉमन, मार्केट इज कॉमन, दैट्स व्हाई जीएसटी इज नोन एज वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट. Next, brief explain when it is not mandatory to furnish the details of conveyance in part B. ये रूल नंबर 138 में आपको पढ़ाया गया था कि पार्ट बी का जो ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, जो कन्वेंस डिटेल्स है, वो कब आपको नहीं देना पड़ता. When is the case? तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था. कंसाइनर्स प्लेस, if the distance from consigner's place to transportation place, ठीक है, और from transportation place, transporter's place to consignee place. आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. Consigner's place to transporter's place of business, or from transporter's place of business to consignee place of business. If it is not exceeding 50 kilometers, then details of transport may not be updated in case of e-waybill. E-waybill में आपको transport detail update करने का दरकार नहीं है अगर if the goods are transported for a distance not more than 50 kilometer from consigner's place to transporter's place, or from transporter's place to consignee's place, finally to consignee's place. So this is how e-waybill में आपको कन्वेंस डिटेल्स अपडेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. सो दिस इज हाउ गाइज वी कंप्लीट द even MT mock test paper discussion for the April 2021 term. Although CMA इंटर स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, CA इंटर स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है. ये क्वेश्चंस है, अच्छे खासे क्वेश्चंस है जो कमिंग टर्म में आया था, जो मॉक टेस्ट पेपर में इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था. फिर भी आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा. तो विद दिस वी कंप्लीट IDT पार्ट. आप फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा, सेकंड वीडियो भी देख लीजिएगा. इसका सजेस्टेड आइकॉन में आई बटन में भी आया होगा, प्लस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया है, फटाफट इसको देख लीजिएगा. सिमिलरली गाइस अपने जो नेक्स्ट पार्ट होगा दैट विल बी ऑफ इनकम टैक्स. वो भी बहुत जल्द वीडियो आएगा. ठीक है, बहुत जल्द वो वीडियो आएगा. इनकम टैक्स का भी 2 वीडियो आएगा. 2 वीडियो में पूरा का पूरा मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस कर लिया जाएगा. थैंक यू सो मच. फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए इफ यू हैव नॉट डन, बिकॉज आपके लिए बहुत सारे छोटे रिविजन वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ कमिंग वीक में. तो एग्जाम्स के पहले तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा. ठीक है, CA इंटर एग्जाम्स जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए वो देखना चाहते हो देख सकते हैं, बट ऑब्वियसली मैं रेकमेंड नहीं करूंगा एग्जाम के बीच में देखना. बट येस, जो CMA इंटर का एग्जाम्स है वो डेफिनेटली वीडियोस को देख सकते हैं बहुत अच्छे से. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर.